Hello, students. Welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So, up till now, you started CMA Foundation, paper number 2, that is fundamental of financial accounting and cost accounting. ठीक है. तो अभी तक हमने चैप्टर 1.6 के अंदर कैश बुक एंड पासबुक किया था. ठीक है. कैश बुक एंड पासबुक के रिलेटेड कुछ खास एमसीक्यूज और एफएक्यूज है ही नहीं. जो एमसीक्यूज और एफएक्यूज जो अवेलेबल है, जो अच्छी क्वालिटी के हैं और जो आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है आपकी बुक के अंदर, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हैं. तो उसी के साथ जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे आपको कवर करवा दूंगा. ये 1.6 के जितने एमसीक्यू होंगे वो. ठीक है. तो अब से आपके जितने भी टॉपिक चालू होंगे वो एकदम अच्छे से समझ समझ के करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे जितनी आप मेहनत करोगे वो सारी की सारी आपकी जो मेहनत है वो इंटर में आपको काम आने वाली है. ये मेरे गोल्डन वर्ड से आपको बोल रहा हूँ. ये जितनी मेहनत करोगे यहाँ से अकाउंटिंग के अंदर, वो सारी की सारी आपको इंटर में काम आएगी. जितनी मेहनत यहाँ से लॉ में करोगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा, सारा का सारा आपको इंटर में काम आने वाला है. ठीक है. जितनी भी मेहनत आपको करवाऊँ वो सारी चीज करनी है. डन. तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1.6, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब नॉर्मली ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, पहले तो वो समझने की जरूरत है. चलो पहले मैं वो समझाता हूँ. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल बेसिक से एग्जाम्पल से. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है. नॉर्मली आपको बताता हूं, आपको पता होगा कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके अंदर आप क्या करोगे. पहले आप देखोगे कि सर कैश बुक बनाते हैं हम लोग, उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरी जगह पे एक बैंक होती है. अगर ट्रांजेक्शन हो तो पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. कोई भी हमने ट्रांजेक्शन किया, एक्स वाई जेड, कोई भी मैंने ट्रांजेक्शन किया जो बैंक से लगता है, क्या बोल रहा हूँ, बैंक से लगता है, मतलब बैंक में से चेक उठाया या बैंक में पेमेंट आया, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन उसकी बात कर रहा हूँ. तो जैसे ही बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुए, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ सुनना है आपको. बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन है. ठीक है. आपके सपोज आपके बैंक रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, वो आपके नॉर्मली जितने भी ट्रांजेक्शन हुए थे उसके अंदर आपको सपोज इम्बैलेंस दिख रहे हैं. इम्बैलेंस इन द सेंस क्या होता है, बैंक रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो या तो आप कैश बुक में लिखते हो आप अपनी तरह से कि सर मैं कैश बुक में लिखता हूं, या तो दूसरा नाम उसका है बैंक बुक, दूसरा नाम क्या है उसका, बैंक बुक है. और यही चीज रिकॉर्ड होती है पासबुक में, है कि नहीं. दो जगह पे रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में और पासबुक में. कोई भी बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है और पासबुक में रिकॉर्ड होता है. सिंपल है. कैश बुक का ही दूसरा नाम है बैंक बुक. हाँ, मतलब बैंक बुक भी कैश बुक का ही दूसरा नाम है. बैंक बुक मतलब क्या, बैंक की कॉलम. सिंपल है. कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो एज अ कस्टमर मैं उसको बैंक बुक में लिखूंगा, मतलब कैश बुक में लिखूंगा, और बैंक जो है वो अपने हिसाब से पासबुक में लिखेगी जब वो ट्रांजेक्शन होगा तब. ठीक है. अब ऐसा हो सकता है आप सोचना कि कोई एक ट्रांजेक्शन हो गया, कोई एक ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब नॉर्मली आपको बता रहा हूं, कोई एक ट्रांजेक्शन हो गया मतलब आपने किसी को चेक दे दिया. आपने किसी को, सपोज आपको 50,000 रुपए किसी को देने थे, आपने उस बंदे को चेक लिखा और उसको दे दिया, ले ले 50,000 रुपए का चेक. तो आपने अपने कैश बुक में एज अ कस्टमर, मेरी बुक में तो मैंने ट्रांजेक्शन लिख दिए होंगे कि यार ये तो 50,000 रुपए मैंने पेमेंट कर दिया. पेमेंट, पेमेंट साइड लिख दिया होगा, मतलब क्रेडिट साइड पे लिख दिया होगा कैश बुक में. आप सोचोगे हाँ सर लिख दिया, एकदम परफेक्ट. अब वो बंदा इस मंथ के एंड तक वो बंदा बैंक में गया ही नहीं पेमेंट लेने के लिए. जब तक मैं चेक दिया है तो तब तक वो चेक में से पैसा मेरे अकाउंट में से उसके अकाउंट में तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो बंदा चेक लेके बैंक में नहीं जाएगा, है कि नहीं. तो वो चेक लेके बैंक में नहीं गया, ऐसा समझ लो. तो अब बैंक को क्या, बैंक सोचेगा थोड़ी, बैंक हमें फोन करेगा कि आपने चेक इश्यू किया है कि नहीं. बैंक तो चेक का लैंग्वेज समझता है. तो वो बंदे ने अभी तक चेक लेके गया ही नहीं है, तो क्या पासबुक में उसकी एंट्री हुई होगी. नहीं हुई है. नहीं हुई है. आप बोलोगे हाँ सर पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है. तो अब सोचो, एज पर आर कैश बुक, एज पर माई कैश बुक, उसके ऊपर एंट्री सारी हो चुकी है. एज पर माई कैश बुक मैं बोलूंगा हाँ सर सारी एंट्री हो चुकी है, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. पर पासबुक के हिसाब से बैंक बोलेगी सर जी ऐसा कोई पेमेंट आपने किया ही नहीं है, आपके बैंक में तो सारा बैलेंस पड़ा हुआ है, हमारे हिसाब से आपका कोई पेमेंट हुआ ही नहीं है. तो इस वजह से क्या होता है, मिसमैच हो जाता है. मिसमैच हो जाता है. आपका एक ही अकाउंट है. सपोज आपका कोई HDFC बैंक है, कोई भी, सपोज कोई भी बैंक में अकाउंट है, तो वो बैंक में जो अकाउंट होगा उसके अंदर बैलेंस आपकी कैश बुक में कुछ अलग दिखेगा
और पासबुक में कुछ अलग दिखेगा। अब आप बोलोगे एक ही बैंक का बैलेंस दोनों जगह पे अलग कैसे बोल सकता है? तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ये रीजंस की वजह से अलग हो सकता है कि कई बार हमने रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजेक्शन लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। कई बार बैंक ने अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर दिए ट्रांजेक्शन लेकिन हमने नहीं किए। तो ये रीजंस की वजह से जो मिसमैच होता है ना, जो मिसमैच होते हैं उसके रीजंस को, मिसमैच जितने भी हुए हैं, मिसमैच जितना भी हुआ है ना, उसके रीजंस को दिखाता हुआ जो स्टेटमेंट बताते हैं आप, रीजंस को दिखाता हुआ जो एक स्टेटमेंट आप बनाते हो उसको बोलते हैं बीआरएस। ठीक है, उसके रीजंस को दिखाता हुआ एक स्टेटमेंट बनता है उसको बोला जाता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो अब वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैंने बताया अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानना है कि भाई दोनों के बैलेंस में मिसमैच हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आर कैश बुक बैंक का बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ और हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पासबुक कुछ और हो सकता है। सिंपल है। आजकल तो आप क्या करते हो, नॉर्मली ऐप से देख लेते हो ना, ऐप पे, तो ऐप में सीधा देखते हो कि ऐप में मेरा बैंक में बैलेंस कुछ कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है, और कैश बुक के हिसाब से मैंने जो एंट्री की उसमें कम दिख रहा है। तो ये क्यों से चेंज हुआ? तो वो जो रीजंस जानने हैं, उसके रीजंस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन उसको बोलते हैं, इसी वजह से ये बनाया जाता है। चलो डेफिनेशन रीड करते हैं पहले। क्या है? सिंपल सिंपल जो मैंने बोला, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल टू, जो बोला मैंने, रिकंसाइल द पासबुक एंड कैश बुक बैलेंसेस इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल करते हैं। सपोज कैश बुक में आपका बैलेंस दिख रहा है 50,000 रुपए, सपोज कैश बुक में आपका बैलेंस दिख रहा है 50,000 रुपए, और पासबुक में आपका बैलेंस दिख रहा है 45,000। तो 50,000 से 45,000 जो 5,000 का बैलेंस में डिफरेंस है, जो 5,000 का बैलेंस में डिफरेंस है, जो मैं बोल रहा हूं कि भाई कैश बुक में 50,000 का बैलेंस दिख रहा है लेकिन पासबुक में वो बैलेंस 45,000 रुपीज का दिख रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो 5,000 रुपए कम है उसका रीजन क्या है? वो जितने भी रीजंस है वो सारे रीजंस बताओ। वो रीजंस बताता हुआ एक स्टेटमेंट है, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डन है? चलो ठीक है। चलो भाई, हमने तो सिर्फ मतलब समझा अभी तक, अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें बताऊंगा, सिर्फ देखते रहना। ठीक है, चलो। कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब क्या? जो मिसमैच हुआ ना, डिसएग्रीमेंट मतलब क्या? जो मिसमैच हुआ, उसके रीजंस। तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? उसके रीजंस ये हो सकते हैं, फर्स्ट वाले रीजंस क्या हो सकते हैं? आइटम्स नॉट अपियरिंग इन द पासबुक, पासबुक में अपियर कर रही, नहीं अपियर की, कैश बुक में अपियर हो गई। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जो है वो मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज जो आपको याद रखनी है। देखो, नॉर्मली नॉर्मली कैश बुक जो होता है, नॉर्मली कैश बुक जो होता है उसके अंदर बैलेंस जो होता है ना, बैलेंस, उसका डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस हमेशा डेबिट पे लिखा जाता है। आई होप सो ये पता ही होगा। कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम जो होता है, मतलब कैश बुक बैंक बुक दोनों एक ही है। हाँ, कैश बुक बैंक बुक बोलो दोनों सेम ही है। कैश बुक में भी बैंक का ही कॉलम आएगा, बैंक बुक में तो बैंक का ही कॉलम बनाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो कैश बुक में अगर मैं ऐसा बोलूं कि बैलेंस, मतलब वो डेबिट बैलेंस, सिंपल है। लेकिन कैश बुक में बीओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करूं तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको सिंपली एक बारी बता देता हूं अगर आपको पता नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि इवन दो यू डोंट हैव द बैलेंस, इनफ बैलेंस टू पे योर रिक्वायर्ड अमाउंट, यू कैन स्टिल ओवरड्रॉ अमाउंट। मतलब आप ज्यादा अमाउंट ओवरड्रॉ कर सकते हो। कई बार 50,000 आपको पे करने नॉर्मली, इफ यू डोंट हैव 50,000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट, यू हैव 40,000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यू हैव टू पे दोज एक्स्ट्रा 10,000। तो इन दैट सिनारियो यू कैन आस्क योर बैंक, ठीक है, टू पे दोज ओवर ड्यू। तो वो ओवर ड्यू जो 10,000 रुपए आपको जरूरत है, वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको वो बैंक दे देगी, और आपको बोलेगी ठीक है वो 10,000 रुपए लो, बाद में दे देना। तो वो ओवरड्रॉ किया ना, मतलब ओवरड्राफ्ट, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक्स्ट्रा कई बार होता है कि बैंक के अमाउंट, बैंक में जितना अवेलेबल अमाउंट होता है उससे ज्यादा आप यूटिलाइज कर देते हो, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो कैश बुक के हिसाब से बैलेंस अगर हुआ तो वो डेबिट बैलेंस होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। लेकिन अगर पासबुक है, पासबुक मतलब क्या? पासबुक मतलब बैंक अपने हिसाब से हमारा जो अकाउंट है उसकी एंट्री करती है। ओके, अपने हिसाब से हमारे अकाउंट में एंट्री करती है। तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस अगर है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है।
अब सर ये कैसे, आप सोचो। पासबुक मतलब बैंक, बैंक अपने हिसाब से लिख रही है चीजें, मैं बैंक के हिसाब से सोचूं, हम बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे अभी। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से आपका जो अकाउंट है, आप तो उनके लिए कस्टमर हो, तो आपके पैसे उनके पास आएंगे, तो आप उनके लिए क्रेडिटर हो, बैंक के लिए आप क्रेडिटर हो, ये सोच लेना। बैंक अपने अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका अकाउंट बनाएगी। सपोज आपका जो भी नाम है एक्स वाई जेड अकाउंट, ठीक है, तो एक्स वाई जेड अकाउंट लिखेंगे, आप उनके क्रेडिटर हो, आपने उनको पैसे दिए। सपोज आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हो, तो बैंक क्या सोचेगी, मेरे पास पैसे आए, हु इज द गिवर, एक्स वाई जेड अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बोलेगा आप कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड अकाउंट। इसी वजह से जब आप पैसे भरते हो ना, तो आपके मोबाइल में एसएमएस आता है, एसएमएस आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, ऐसा होता है। किसी ने आपके अकाउंट में जैसे पैसे डाले तो क्रेडिटेड होता है ना, क्यों, क्योंकि आपके पासबुक में वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो पासबुक में बैलेंस अगर इंक्रीज बैलेंस होता है तो वो हमेशा क्रेडिट में जाता है, लेकिन बीओडी का अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो डेबिट बैलेंस में माना जाता है। ओके, तो ये बैलेंस सिर्फ क्या है ना वो बता दिया, सिर्फ बैलेंस और कुछ नहीं, बस ये बैलेंस जानना जरूरी है और कुछ नहीं। ये सिर्फ बैलेंस जानना जरूरी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बैंक बैंक और पासबुक ये दोनों मिसमैच हो जाते हैं, कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों मिसमैच हो जाते हैं, रीजंस बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले बोला आइटम्स नॉट अपियरिंग इन पासबुक। क्या बोला है, नॉट अपियरिंग इन पासबुक। ऐसी चीज जो कैश बुक में अपियर हो गई, पासबुक में अपियर नहीं हुई, हो सकती है कि नहीं। मतलब मैंने कैश बुक में लिख दी, पासबुक में नहीं लिखी, ठीक है, बताता हूँ कैसे रिकंसाइल करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं एक एक चीज ट्रांजेक्शन वाइज बताऊंगा, अगर ये चीज समझ ली तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं होगी। इट इज माई डैम श्योर क्लैरिटी टू यू, ठीक है, अश्योरिटी है मेरी। अब देखो, पहले सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने रीजन बताया है। फर्स्ट वाला रीजन क्या है, चेक इश्यूड नॉट डेबिटेड बाय बैंक। क्या लिखा है, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले चेक इश्यूड नॉट डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। सर जी आप इसको समझाओ हमें। देखो, अब आपको एडलेस मेथड ही करना है इन दिस प्रोफेशनल डिग्री। अब आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट मेथड किया होगा, वो भूल जाओ। अब आपको एडलेस ही करना है, ठीक है, एडलेस ही करना है। तो एडलेस कैसे हुआ होता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ना आपके रिकंसिलिएशन में, उसके ऊपर सारी चीजें मैटर करती है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो इसका एक एग्जांपल आपको दूं, तो सपोज आपको बोलूं कि चेक इश्यू किया, इसका मतलब क्या, सपोज आपने चेक चेक इश्यूड फॉर ₹15,000 नॉट डेबिटेड बाय बैंक। देखो भाई, बहुत सारी जगह पे रट्टा मरवाएंगे, रट्टा मार लो, ये कर लो, वो कर लो, यू डोंट नीड टू रट्टाफाई, रट्टाफाई नहीं करना है आपको, समझना है, ठीक है। तो अब चेक पे किया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ना, उसके ऊपर सारी इफेक्ट डिफर करेगी, ओके। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट, देखो चार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, मैंने बता दिया। कैश बुक के हिसाब से बैलेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बीओडी हो सकता है। पासबुक के हिसाब से बैलेंस और बीओडी हो सकता है, ठीक है। तो चार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, आप स्टार्टिंग किससे कर रहे हो, मैं चारों स्टार्टिंग पॉइंट्स आपको बताऊंगा, चारों के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। चलो, तो सबसे पहले बैलेंस उन्होंने बोला है, बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं कैश बुक बैलेंस के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। आप करंटली कैश बुक पे हो और आपको पासबुक पे जाना है। करंटली आप स्टार्टिंग क्या कर रहे हो, आप अपने रिकंसिलिएशन का स्टार्टिंग कर रहे हो कैश बुक बैलेंस के हिसाब से। आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का स्टार्टिंग किससे कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश बुक बैंक बैलेंस के हिसाब से कर रहे हो या पासबुक बैंक बैलेंस के हिसाब से कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली फेयर एंड डिफरेंट चॉइस। तो सबसे पहले देखो, कैश बुक बैलेंस के हिसाब से अगर हम स्टार्ट करें, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, कैश बुक एंड पासबुक लिख देना है, ठीक है। कैश बुक बैलेंस, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है तो बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो सोचना है। जो भी मैं बोलूं ध्यान से सुनना, अभी भी बोल रहा हूं। अगर आप बैलेंस के हिसाब से सोच रहे हो तो आपको सिंपल सिंपल, बैलेंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंपल सिंपल ऐसा छोटी सी एक चीज बना दो, कैश बुक पासबुक लिख दो। आपका स्टार्टिंग जो है वो डेप्थ यहाँ पे लिखो और आपका एंडिंग पॉइंट जो होगा वो राइट साइड पे लिखो, ठीक है।
कैश बुक बैलेंस है, बैलेंस से सोचना है, मतलब आपने स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस लिखा तो आई विल थिंक एवरीथिंग फ्रॉम बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हुआ, चेक इशूड फॉर 15,000 नॉट डेबिटेड बाय बैंक, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। आप बोलोगे हाँ सर कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, तो अगर कैश बुक में ये चीज रिकॉर्ड हुई होती तो बैलेंस इंक्रीज होता या डिक्रीज होता, मेरे को वही सोचना है। क्या बैलेंस इंक्रीज होता या डिक्रीज होता, मेरे को वो सोचना है, क्या बैलेंस इंक्रीज होता या डिक्रीज होता। तो अगर मैं पेमेंट कर देता कैश बुक में तो बैलेंस डिक्रीज हो जाता, पेमेंट करेंगे तो बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो बैलेंस में सीधा मैं 15,000 माइनस कर देता हूँ, है कैश बुक में मैंने माइनस किया, देख लो। पासबुक में एंट्री हुई है, नहीं हुई है, तो पासबुक में सीधा सीधा डैश कर दो। अब मुझे जाना कहाँ पे है, अब मुझे जाना कहाँ पे है, कैशबुक से पासबुक पे मुझे जाना है। कहाँ, कैशबुक से पासबुक पे मुझे जाना है। तो अब मैं जो भी इंपैक्ट कर सकता हूँ वो किसके ऊपर करूंगा, कैशबुक पे। मैं जो भी इंपैक्ट कर सकता हूँ वो किसके ऊपर करूंगा, कैशबुक पे, प्लस या माइनस जो भी करूंगा वो कैशबुक में करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो पासबुक में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पासबुक में जो लिखा है वही नीचे लिख दो, डैश। तो यहाँ पे भी डैश। अगर यहाँ पे -15,000 है, नीचे भी डैश है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15,000 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, है। तो नीचे डैश मतलब जीरो आ जाएगा कि नहीं, दैट्स इट। तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस होगा, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस है तो मैंने बैलेंस से सोचा, अगर यही ट्रांजेक्शन बैलेंस के हिसाब से होता तो जो चीज हो चुकी है पहले मैंने वो लिख दी। अब मुझे दोनों को इक्वल करने के लिए, दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट्स इट, वो कर दो, हो गया काम, ओके। अब दूसरा बताता हूँ, कैश बुक बीओडी। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट के हिसाब से, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बैंक ओवरड्राफ्ट के हिसाब से है, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हाँ? चारों स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है वो आपने डिसाइड कर लिया तो खत्म है बात। बीओडी का स्टार्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, कैश बुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, लिख दिया। यही, सॉरी, यही ट्रांजेक्शन को कैसे इंपैक्ट करेंगे देखते हैं। 15,000 रुपए है, पेमेंट किया आपने, 15,000 का चेक इशू किया, पेमेंट कर दिया। तो अगर आप पेमेंट करोगे, अगर आप पेमेंट करोगे तो बीओडी बढ़ेगा कि कम होगा, बीओडी तो क्रेडिट होता है। अगर आपने 15,000 रुपए पेमेंट कर दिया, ऑलरेडी आप बैंक ओवरड्राफ्ट कर चुके हो, अभी और पेमेंट किया, आगे अभी आपने और पेमेंट किया, तो 15,000 और पेमेंट करोगे तो क्या होगा, 15,000 और कैश बुक में लिखोगे आप। तो यहाँ पे 15,000 आप करोगे प्लस, बीओडी बढ़ेगा। अब आपको सोचना बीओडी से, बैलेंस से सोचना नहीं है, अब आपको कैसे सोचना है, बीओडी से सोचना। अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो बंद मत कर देना, आई एम टेलिंग यू, डोंट लूज योर पेशेंस। अगर एक बार ये वीडियो देख लिया, अच्छे से समझ लिया, आई एम टेलिंग यू, कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में गड़बड़ी नहीं करोगे, ओके। बीओडी से सोचना है। अगर स्टार्टिंग आपका बीओडी से हुआ है, बैलेंस, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बीओडी से है तो सारी चीजें बीओडी के हिसाब से सोचना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होगा। अगर कैश बुक में आप चीजें क्रेडिट पे लिखोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा, कैश बुक में आप डेबिट लिखोगे तो बीओडी डिक्रीज हो जाएगा, इट इज दैट सिंपल, ओके। बैलेंस था उसमें उल्टा होता है, बैलेंस में पेमेंट करोगे तो बैलेंस कम हो जाता है, बैलेंस में रिसीव करो तो पेमेंट बैलेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बीओडी है, तो बीओडी में आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो क्या होता है, कैश बुक बीओडी इंक्रीज होगा, पेमेंट करोगे तो बीओडी इंक्रीज होगा। पासबुक में एंट्री हुई है, पासबुक में एंट्री ही नहीं हुई है, तो डैश कर दो। अब मुझे इक्वल करना है, पासबुक में मैं कुछ नहीं कर सकता तो पासबुक में जो लिखा है उसको डैश कर रख दो। पासबुक में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो पासबुक का डैश रखो। 15,000 यहाँ पे है, यहाँ पे भी डैश, दोनों को इक्वल करना है मुझे, तो डैश यहाँ पे भी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे -15,000। एक ही चीज के दो तरीके, अगर आप बैलेंस से स्टार्ट करते तो आपको प्लस करना पड़ेगा, अगर आप बीओडी से स्टार्ट करते कैश बुक एज पर बीओडी, जो बैलेंस आपका वो सम के हिसाब से जो बैलेंस होगा उसके हिसाब से कर देना। मैं तो सोचना सिखा रहा हूं, मैं सोचना सिखा रहा हूं। अगर आपने पासबुक के हिसाब से स्टार्ट करोगे, पासबुक वो भी बैलेंस, कुछ नहीं सोचना ही है, पासबुक में बैलेंस के हिसाब से आपको सोचना है। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख दो, और कैश बुक यहाँ पे लिख दो, पासबुक और कैश बुक, ठीक है, पासबुक और कैश बुक। तो पासबुक में आप सोचो, अब आप सोचो कि पासबुक जो है, 15,000 रुपए आपने पेमेंट कर दिया, पासबुक में एंट्री हुई है क्या, आप बोलोगे सर पासबुक में तो एंट्री नहीं हुई है, तो पासबुक में डैश ही करेंगे। क्या कैश बुक में एंट्री हुई है, हाँ जी सर कैश बुक में एंट्री हुई है, तो क्या कैश बुक में एंट्री होती तो बैलेंस इंक्रीज होता या डिक्रीज होता, सर पेमेंट हुआ है तो कैश बुक में तो डिक्रीज ही होता बैलेंस, ओके। क्यों, क्योंकि बैलेंस से स्टार्ट किया है तो बैलेंस से ही सोचना स्टार्ट करूंगा।
तो 15,000 रुपये मेरा डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, है 15,000 रुपये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इक्वल करना है। अब मुझे जाना कहाँ पे है, कैश बुक में। मैं पासबुक से स्टार्ट किया है तो मुझे जाना कैश बुक पे है। तो कैश बुक में जो लिखा है वही नीचे लिख दो, 15,000। अब कुछ में कुछ नहीं कर सकते आप, उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर यहाँ लिखा तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि कैश बुक में कुछ नहीं कर सकते। जो प्लस या माइनस करोगे वो कहाँ पे करना है आपको, जो भी प्लस या माइनस करोगे वो कहाँ पे करना है, सीधा पासबुक पे करना है। तो सिंपल सिंपल पासबुक में ही कर दो, -15,000। दोनों इक्वल हो गए। यही ट्रांजेक्शन को मैंने पासबुक बैलेंस से आपको बता दिया। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ना, वो आपको वो तो सब में दिया ही होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है उसके हिसाब से सिर्फ सोच के करना है। ओके, राइट साइड पे जहां पे आपको पहुंचना है वो लिख दो। उसमें अगर जहां जहां पे जो इम्पैक्ट की हुई है वो लिख दो। मुझे पता है कि राइट साइड पे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका जो भी बैलेंस नीचे आएगा वही यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख दो। इट इज दैट सिंपल। वही मुझे लाना है, तो प्लस में माइनस करना है, वो सोचना है सिर्फ। अगर पासबुक के हिसाब से आपका बीओडी होता, पासबुक के हिसाब से आपका बीओडी होता, अगर पासबुक के हिसाब से आपका बीओडी होता तो पासबुक एंड कैश बुक सोचते हैं, पासबुक एंड कैश बुक सोचते हैं। चलो, 15,000 का पेमेंट पासबुक में तो हुआ ही नहीं है, पासबुक में तो एंटर ही नहीं हुआ, कैश बुक में हो गया है। अगर कैश बुक में हुआ पेमेंट होता तो पासबुक में बीओडी इंक्रीज होता या डिक्रीज होता? पेमेंट होता है तो ओवरड्राफ्ट तो इंक्रीज होगा, बैलेंस डिक्रीज होता है। पर ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा ना, तो ओवरड्राफ्ट में 15,000 इंक्रीज कर देता हूँ। क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा बीओडी है, तो मुझे सारी चीज सोचनी बीओडी के हिसाब से। दोनों में बीओडी के हिसाब से सोचना है, दैट्स इट। इंक्रीज हो गया यहाँ पे। अगर इंक्रीज हो गया यहाँ पे, तो मुझे अब क्या करना है? मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसको सीधा नीचे लिख देता हूँ। कैश बुक में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं कैश बुक नीचे लिख दिया सीधा। यहाँ पे भी 15,000 लिख दिया, तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा 15,000। इज दैट सिंपल। एक ही चीज को चारों तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे सोचना है, कैसे सोचना है। तो एक ये रीजन है। कौन सा रीजन है? चेक इशू किया आपने। चेक इशू का मतलब क्या? पेमेंट करना। चेक इशू मतलब आपने पेमेंट किया किसी को, किसी को चेक दे दिया होगा, लेकिन वो बंदा अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं है पेमेंट लेने के लिए। हो सकता है आप, ऐसा हो सकता है कि मंथ के लास्ट डेट के ऊपर आपने किसी को चेक दे दिया, अब वो मंथ एंड के ऊपर चेक देने गया लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक में एंट्री नहीं होगी, कैश बुक में हो चुकी है, तो मिसमैच हो जाएगा, हो सकता है। सेकंड करते हैं। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। पेशेंस रखना, देखते रहना, सारी चीज आ जाएगी। देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, सिंपल है ना। चेक डिपॉजिटेड मतलब क्या? किसी चेक डिपॉजिट का मतलब मैं बता देता हूँ। चेक डिपॉजिट का मतलब किसी ने आपको चेक दिया, किसी ने आपको चेक दिया और आपके पास चेक आ गया। तो आप चेक आ गया मतलब क्या? आपने तो लिख दिया कैश बुक में मेरे को तो पेमेंट मिल गया, पर आपने अभी तक बैंक में वो चीज डाली नहीं है, क्रेडिटेड। मतलब भले ही आपने बैंक में डाल दी लेकिन अभी तक पासबुक में एंटर नहीं हुआ है। सपोज आपका, समझ लो कि 31 मार्च को किसी ने आपको पेमेंट किया, 31 मार्च को कोई आया और आपको चेक देके चला गया। आपने 31 मार्च के दोपहर को बैंक में डाला वो चेक। अब 31 मार्च को तो वो क्लियर होगा नहीं, नेक्स्ट डे जाएगा, मतलब 1 अप्रैल पे जाएगा। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो चीज, वो भी 1 अप्रैल में आएगा। 31 मार्च का अगर दोनों, 31 मार्च के एंड की अगर मैं दोनों चीज लेके बैठू, तो एक में एंट्री की होगी, एक में नहीं की होगी, मिसमैच हो जाएगा। हाँ जी सर, मिसमैच हो जाएगा। करो तो बताते हैं कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, क्रेडिटेड बाय बैंक। डन, लिख दिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जांपल देता हूं। जो एग्जांपल मैंने दिया, आपने चेक इशू कर दिया। सपोज चेक इशू कर दिया, चेक इशूड, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹5,000 नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सिंपल है। अब सेम प्रोसेस करनी है अपने को सेम प्रोसेस करनी है। कौन सी? चलो स्टार्ट करते हैं। कैश बुक, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मुझे पहले क्या लिख देना है? कैश बुक। दूसरा क्या लिख देना है? पासबुक। सिंपल। चलो अब सोचते हैं।
बैलेंस लिखा ना, मतलब बैलेंस से सोचना है मुझे, बैलेंस इंक्रीज होगा या बैलेंस डिक्रीज होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा मुझे नहीं सोचना है। ठीक है, 5,000 रुपए रिकॉर्ड किए। अब सोचो, आपने 5,000 रुपए डिपॉजिट किया, मतलब आपको 5,000 रुपए आपको मिल गए, तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा, पासबुक में नहीं रिकॉर्ड किया है, वो दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड कर दिया, पैसे मिले, तो कैश बुक में बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ ठीक है, तो 5,000 रुपए प्लस में लिख दो, इंक्रीज होगा तो प्लस में लिख दो। पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सर, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो छोड़ दो, सिंपल एज दैट। रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब देखो, पासबुक में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पासबुक का यहाँ पे डैश का डैश लिख दो। पासबुक में आप कुछ नहीं कर सकते, जो प्लस माइनस करोगे वो कैश बुक में करोगे, क्यों, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। तो यहाँ पे डैश करूंगा तो -5,000 कर दूंगा। जो मैंने ऊपर बताया वही करेंगे हम। पास अब कैश बुक एज पर बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट के हिसाब से सोचता है। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैश बुक लिख दिया, पासबुक लिख दो यहाँ पे, एज पर दैट, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे पासबुक है, अब यहाँ पे देखो कैश बुक में एंट्री हो चुकी थी, अब बीओडी से सोचना है, अब बीओडी से सोचना है। बीओडी मतलब अगर पेमेंट की, देखो पैसे मिले, पैसे मिले हैं आपको, तो पैसे मिलेंगे तो ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होगा। पैसे मिलते हैं तो ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होता है, पैसे पेमेंट करते हो तो ओवरड्राफ्ट बढ़ता है, इट इज दैट सिंपल। तो पैसे मिले ना मुझे, तो ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होगा। तो ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होगा तो बोलूंगे हाँ, कैश बुक के हिसाब से मेरा ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो जाएगा। पासबुक में एंट्री हुई, नहीं हुई है, दैट सिंपल। मुझे दोनों को इक्वल करना है, पासबुक में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पासबुक में डैश है तो मुझे दोनों जगह पे डैश डैश लाना पड़ेगा, डैश सिंपल। +5,000 लिख दो, हो जाएगा। तो मुझे इंपैक्ट क्या करनी पड़ेगी, +5,000, सिंपल एज दैट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ना, उसके ऊपर से इंपैक्ट समझ आना चाहिए। अगर पासबुक पासबुक के हिसाब से आपका बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट, तो पहले पासबुक लिख दो, फिर कैश बुक लिख दो। लिख दिया सर जी। हाँ, अब सोचते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, हाँ जी सर कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कितने रुपए, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है बैलेंस के हिसाब से, तो कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा, पैसे आए। तो कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ 5,000 रुपए। पासबुक में मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे दोनों जगह पे सेम रखना है, तो ये 5,000 यहाँ पे भी 5,000 करना है, ये 5,000 यहाँ पे भी 5,000 करना है, तो ये 5,000 यहाँ पे भी 5,000 आ जाएगा, है कि नहीं, डन है। ये 5,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, ये 5,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, अब पासबुक एज पर बीओडी, बीओडी के हिसाब से सोच रहा है। पासबुक है स्टार्टिंग पॉइंट, मुझे जाना कहाँ के है, कैश बुक पे जाना है। तो चलो ठीक है, एंट्री कहाँ पे हो गई है, कैश बुक के। बीओडी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया तो ओवरड्राफ्ट से ही सोचना, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर डिपॉजिट किया है तो डिक्रीज होगा कैश बुक के हिसाब से। ठीक है, तो डिक्रीज होगा तो 5,000 रुपए, बीओडी डिक्रीज होगा तो यहाँ पे 5,000 रुपए माइनस कर दो, यहाँ पे -5,000 रुपए कर दो, यहाँ पे -5,000 रुपए कर दो, और यहाँ पे -5,000 रुपए कर दो, दैट्स इट, हो गया। कोई डाउट इसमें, 5,000 5,000 5,000, ओके, 5,000 5,000 5,000, कोई डाउट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5,000 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे इक्वल करना है। आई होप सो यूर गेटिंग इट, सारी चीज सारे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, सारी चीज सारे पर्सपेक्टिव से। अगर चाहे तो 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो वीडियो, पर सारी चीज देखना ताकि क्लैरिटी एक ही बार में आ जाए। सम करते टाइम के ऊपर नया नहीं लगना चाहिए कोई चीज। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा, बता देता हूँ, कि आपने 5,000 रुपए का डिपॉजिट किया, पर पासबुक में 2,000 का रिकॉर्डिंग हो चुका है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, पासबुक में 2,000 रुपए का रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो अगर पासबुक में 2,000 रुपए का रिकॉर्डिंग हो गया है आपका, तो पासबुक में 2,000 का रिकॉर्डिंग हो गया तो वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं कैश बुक एज पर बैलेंस के हिसाब से सोचते हैं, बैलेंस के हिसाब से सोचते हैं, कैश बुक बैलेंस के हिसाब से। कैश बुक में 5,000 रुपए बढ़ गए बैलेंस, हाँ जी सर 5,000 रुपए बढ़ गए। पासबुक में भी रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में भी रिकॉर्ड हुआ लेकिन 2,000, पासबुक में भी आपका बैलेंस बढ़ा लेकिन कितना बढ़ा, 2,000 बढ़ा, तो 2,000 यहाँ पे लिख दो। अब मुझे इक्वल करना है, अब मुझे क्या करना है, इक्वल। अब यहाँ पे 2,000 है तो यहाँ पे भी 2,000 लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे 2,000 है तो यहाँ पे भी 2,000 लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी 2,000 लिखने पड़ेंगे, ये 3,000 आएंगे, ये 3,000 आएंगे, डन है, कोई डाउट इसमें, ओके। बस इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है, ओके। बस जो चीज हो चुकी है और अपने को इक्वल करना, और कुछ नहीं करना, डन। चलो थर्ड वाला, सेम, एरर्स इन पासबुक। पासबुक में एरर हो सकती है, पासबुक में देखो 99% सिनारियो पासबुक में एरर होगी नहीं, पासबुक में एरर होगी नहीं।
कि पासबुक में देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे सोचना है, वो बता दिया, तो अब दो चीज होगी उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। पासबुक में एरर हो गई मतलब क्या, कई बार ऐसा होता है कि पासबुक में, देखो होगा नहीं, 99% के हिसाब से बैंक में एरर नहीं होती। ऐसा मान लो कि पासबुक में क्रेडिट करना था 50,000 रुपए, ठीक है, पासबुक में क्रेडिट करना था 50,000 रुपए, 50,000 रुपए हमारे अकाउंट में डालने थे, लेकिन उन्होंने वो 50,000 की जगह पे 20,000 रुपए ही डाले। तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कितने होने चाहिए थे, 50,000 रुपए, लेकिन हुए कितने, 20,000। बट अकॉर्डिंग टू आर कैश बुक हमारे अकाउंट में कितने आ चुके होंगे, 50,000 रुपए, और हमारे पासबुक के हिसाब से कितना आए होंगे, 20,000 रुपए। तो 30,000 रुपए का मिसमैच हो जाएगा। तो वो जो मिसमैच है वो रिकंसिलिएशन का रीजन बन जाएगा। तो अगेन हमें उसकी इम्पैक्ट देनी पड़ेगी। इम्पैक्ट सेम तरीके से सोचनी है जो मैंने बता दिया, इम्पैक्ट ऐसे ही सोचनी है। चार तरीके से स्टार्टिंग हो सकता है, दैट्स इट। चार ही तरीके हैं। आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, दैट्स इट, कहाँ पे इंपैक्ट आ गई वो पता चल गया, उसके बाद तो इक्वली करना है दोनों को, दोनों को इक्वल कर दो, दैट्स इट, खत्म है बात। ओके। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है वो मैं बताता हूँ। कई बार आपको ऐसा नहीं होता, आपने आपने देखा होगा, नॉर्मली आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपका पेटीएम होगा, इफ यू आर अ नेटफ्लिक्स लवर। नेटफ्लिक्स में क्या होता है, ऑटो ऑटो पेमेंट होता है, या इलेक्ट्रिसिटी समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी सबको। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में आपका नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना उसका ऑटो पेमेंट आता है। तो ऑटो पेमेंट अगर आप ऑन ऑन कर देते हो ना, तो जिस डेट के ऊपर बिल आता है ना सीधा आपका ऑटो पेमेंट चला जाता है। तो ऑटो पेमेंट की डेट के हिसाब से सीधा ऑटो पेमेंट चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक को बोलते हो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन करने के लिए, कि बैंक को आप कई बार ऐसा करते हो कि ये पेमेंट आप मत कैंसिल, मत पेमेंट करना, लेकिन फिर भी कई बार बैंक वो पेमेंट कर देती है, फिर भी कई बार बैंक वो पेमेंट कर देती है। तो इन दैट सिनारियो होगा क्या, कई बार ऐसा होता है कि कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर लेते हो लेकिन पासबुक में वो चीज रिकॉर्ड नहीं होती है। क्यों, क्योंकि कई बार आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हो ना, तो आपने तो क्या कर दिया, ऑटो पेमेंट आपने कैंसिल कर दिया। कई बार ऐसा होता है ऑटो पेमेंट आपने कैंसिल कर दिया होता है। अब आपको ऐसा लगा कि पेमेंट हो चुका होगा, लेकिन आपने तो ऑटो पेमेंट कैंसिल कर दिया। तो ऑटो पेमेंट कैंसिल हो गया मतलब पासबुक में वो एंट्री होगी ही नहीं। बैंक वाले ने तो ना बोल दिया कि अब हम नहीं करेंगे आपके हिसाब से पेमेंट, तो पासबुक में एंट्री नहीं होगी। लेकिन कैश बुक में आपको अभी भी ऐसा ही लग रहा होगा, देखो ऑटो पेमेंट ऑन ही है तो हम एंट्री कर लेते हैं। तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मिसमैच हो जाएगा। रिकॉर्ड हो गया, एक जगह पे रिकॉर्ड हुआ, एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मिसमैच हो जाएगा। अगर दोनों जगह पे रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मिसमैच का कोई टेंशन नहीं है। अगर दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो गया तो भी मिसमैच का कोई रिकॉर्ड, एक जगह पे हुआ एक जगह पे नहीं हुआ तो ही मिसमैच होगा। या तो एक जगह पे हुआ दूसरी जगह पे गलत अमाउंट से हुआ तो मिसमैच होगा, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चार रीजन ऐसे है, ये चार रीजन जो है वो ऐसे रीजंस है जो आपके आइटम्स अपियरिंग नॉट अपियरिंग इन पासबुक, पासबुक में अपियर नहीं किया है, कैश बुक में अपियर हो चुका। ये चार जो मैंने आपको बता दिए, ये चार ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसको उल्टा फुल्टा कर करके पूछ सकते हैं। बाकी जो लॉजिक है, जो लॉजिक मैंने बताया, अगर वहां पे टिक के रहोगे, आई एम डेम श्योर, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। गारंटी, खुद ही करोगे सारे सब, ठीक है। अब है नेक्स्ट वाली चीज, आइटम्स नॉट अपियरिंग इन कैश बुक। हो सकता है पासबुक में कोई चीज रिकॉर्ड हो जाए, कैश बुक में ना हो, वो भी सोच लेंगे, क्यों नहीं भाई। देखो, बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। अब कई बार आप सोचो, आपके बैंक में पैसे पड़े होते हैं। नॉर्मली आप सोचो कि आपके बैंक में पैसे पड़े होते हैं। अब बोलोगे हाँ सर, हमारे लाखों रुपए पड़े हैं बैंक में। तो बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और आपके अकाउंट में डाल देता है ना इंटरेस्ट। हर महीने एक मैसेज आता है आपके, हर महीने मैसेज आता है, या हर साल एक मैसेज आता है कि इतना इंटरेस्ट का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। तो अब वो जो इंटरेस्ट का मैसेज आया आपको, कई बार आप कैशबुक में लिखना भूल जाते हो, कई बार आप कैशबुक में लिखना भूल जाते हो। क्यों, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक होता है ना, बैंक ने लिख दिया। तो वो बैंक में लिख दिया मतलब पासबुक में रिकॉर्डेड है, लेकिन कैशबुक में वो रिकॉर्ड नहीं होता। वैसे ही कई बार होता है कि बैंक जो हमें सर्विस देती है, देखो ये इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करने की सर्विसेज, बहुत बारी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज बैंक देती है हमें। तो वो जो सर्विस देती है उसका चार्ज भी वो एक हर साल कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेती है हमारे पास से। तो वो तो खुद ही काट लेती है एक अमाउंट, सिंपल है। हमें पता भी नहीं होता है कि कब काट लिया उन्होंने, हाँ मैसेज एक आ जाता है, लेकिन हम में भी कई बार भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना। तो वो जो उन्होंने अपने हिसाब से चार्ज काट लिया, उन्होंने तो कट कर लिया, लेकिन हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। दैट इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। तो वो चीज मैं बताता हूँ, कई बार होता है, देखो
कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है, जो मैं बताना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। थर्ड ट्रांजेक्शन है जो मैं बताता हूँ। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हो सकता है ये चीज? हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप बोलोगे हाँ सर, 100% हो सकता है। तो अब उसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 एंटर्ड इन पासबुक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सिंपल है, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ते हैं, सिंपल है दैट। कुछ नहीं सोचना, अपने को सेम ही है, कहीं से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचना अपने हिसाब से लॉजिकली सेम ही है, कोई रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई? कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्या बैलेंस है मेरा? हाँ जी भाई, बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो कैश बुक यहाँ पे लिख दो, पासबुक पे यहाँ पे लिख दो पासबुक। सिंपल है, पासबुक यहाँ पे लिख दो। हाँ जी भाई। चलो अब सोचते हैं, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ या कैश बुक में? बैलेंस लिखा है तो बैलेंस से ही सोचना है, बैलेंस इंक्रीज होगा या बैलेंस डिक्रीज होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वही सोचना है अपने को। 5,000 रुपए मिले, इंटरेस्ट तो मिलता है ना, फायदा होता है ना अपने को। तो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है? नहीं हुआ, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, डैश। कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, डैश। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है? हाँ जी सर, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। तो पासबुक में इंटरेस्ट मिलता है तो इंक्रीज होता है बैलेंस या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। आप बोलोगे हाँ सर इंक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होगा? तो 5,000 रुपए मिले, ठीक है, दैट्स इट। मुझे कहाँ से कहाँ जाना है सर जी? कैश बुक से पासबुक पे जाना है, तो पासबुक 5,000 तो 5,000 यहाँ पे, ये 5,000 यहाँ पे, और ये 5,000 यहाँ पे, है कि नहीं? मैं पासबुक में तो मैं जा ही नहीं सकता, पासबुक में तो मैं जा ही नहीं सकता। आप सोचो ना, क्यों? जो भी एडलेस जो भी कर सकते हैं वो कहाँ पे कर सकते हैं? जो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा होता है उसके ऊपर, जो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा होता है उसके ऊपर ही मैं एडलेस कर सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। सिंपल एज दैट। तो मैं एडलेस किसके ऊपर कर सकता हूँ? कैश बुक पे। अगर यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता तो क्या? अगर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा स्टार्टिंग एज पर कैश बुक होता, तो पैसे मिले, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो अगर पैसे मिले तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अरे सर जी, ये इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पैसे मिल गए ना तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा मेरा, पैसे मिलते हैं तो ओवरड्राफ्ट कम होता है। तो ओवरड्राफ्ट में माइनस कर देता हूं। अब यहां से तो मैं पासबुक में कुछ नहीं कर सकता, पासबुक में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पासबुक में जो लिखा है वही लिख दो भाई, 5,000 5,000 5,000 लिख दो, लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 5,000 लिखा तो यहाँ पे भी 5,000 लिख दो। क्यों? दोनों को इक्वल करना है ना मुझे। तो अब मैं प्लस माइनस कहाँ पे करूंगा? कैश बुक में। दैट्स इट, हो गया। फिर उसके बाद, अब पासबुक BOD, यहाँ पे पासबुक पहले जहां से स्टार्ट करोगे ना वो लिख देना, पासबुक, और यहाँ पे कैश बुक। सिंपल है सर, जहां पे स्टार्ट करना है वो लिख दो। तो अब पासबुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोचो, 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं। तो पासबुक में OD इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चलो पहले बैलेंस से सोच लेते हैं, सॉरी, पहले बैलेंस से सोच लेते हैं। तो पासबुक में बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैश बुक में नो एंट्री हुई है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, पासबुक में इंक्रीज हो गया बैलेंस। हाँ जी भाई, 5,000 रुपए इंक्रीज हो गया, मुझे इक्वल करना है। कैश बुक में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, जो भी एड लेस जो भी करूंगा वो पासबुक पे करूंगा। तो ये डैश कर दो, ये भी डैश कर दो, तो ये 5,000 रुपए माइनस हो गए। इज दैट सिंपल? ओके। फिर यहाँ पे पासबुक में बीओडी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सोच लो, BOD आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पासबुक एंड कैश बुक, चलो अब पासबुक है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी, पासबुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब पता है, बैलेंस, पैसे मिलते हैं तो BOD कम हो जाता है, तो पैसे मिले, 5,000 रुपए मिले ना, तो बैलेंस BOD कम हो जाएगा, पासबुक में कम हो जाएगा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, डैश कर दो।
मुझे कैश बुक और पासबुक दोनों को इक्वल करना है। कैश बुक में मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी कर सकता हूँ पासबुक में कर सकता हूँ। तो कैश बुक का जो चीज था वो मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया। पासबुक 5,000 है, यहाँ पे प्लस 5,000 करना पड़ेगा, तभी जाके जीरो हो जाएगा यहाँ पे डैश। सिंपल ऐसा हो गया। कोई भी चीज हो अपने को सिर्फ सोचना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो पता चल जाना चाहिए, कहाँ पे इंपैक्ट हुई है कितनी वो पता चल जानी चाहिए, अपन इक्वल कर देंगे। कोई रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है सर, हमको लॉजिक सारा पता है। सारा लॉजिक पता है ना। कोई कोई रूल, जितने भी रूल दे अपने को, कोई रट्टा नहीं मारना है। नो रट्टा फाइव, अपने को लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर। चलो उन्होंने बताया है बैंक इंटरेस्ट। अब सेम तरीके से देखो भाई, बैंक चार्जेस में भी सेम ही होता है, मैंने जो बता दिया आपको। बैंक चार्जेस में क्या होता है, नॉर्मली बैंक चार्जेस में क्या होता है कि वो काट लेते हैं। अब पैसे चले जाएंगे ना, बैंक चार्जेस खर्चा है। तो खर्चा हो गया तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, कैश बुक में नहीं हुआ। अल्टीमेटली होगा तो सेम ही ना। तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है तो बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। बैलेंस खर्चा खर्चा बढ़ जाएगा ना, खर्चा होता है तो बैलेंस डिक्रीज होता है। खर्चा होता है तो बीओडी बढ़ता है। बीओडी ज्यादा होता है, बैलेंस कम होता है। बस उतना याद रख लो, लॉजिक हो गया। सेम ही होगा। सेम एज दैट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, इसका मतलब क्या? सर आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, सर इसका मतलब क्या जी सर? तो इसका मतलब ये है, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट जब भी आप बोलते हो ना, इसका मतलब ये है कि कोई कस्टमर है, आपका कोई एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। आपका कोई एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो पता है ही नहीं। तो बैंक में पैसे आ गए लेकिन आपके कैश बुक में तो लिखा ही नहीं, मिसमैच हो गया ना। तो वो मिसमैच हो गया तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं, पर इसमें सारे नहीं बताऊंगा, थोड़ा ही बताऊंगा। देखो क्या है, आपके कोई डेटर ने, डायरेक्टली डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ऐसा ही लिखेंगे आपको। डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज इन बैंक एंड नॉट इंटीमेटेड, ये ऐसा लिखा होगा। नॉट इंटीमेटेड, यार इंटीमेटेड मतलब आपको नहीं पता, अभी तक बैंक ने आपको इंटीमेट नहीं किया है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, पर ठीक है ये बता दिया, ठीक है। मतलब किसी डेटर ने या किसी एक बंदे ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाल दिए हैं लेकिन आपको नहीं पता, आपको वो चीज के बारे में नहीं पता है। तो अल्टीमेटली कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में हो चुका है, मिसमैच हो जाएगा भाई, सिंपल एज दैट। तो उसका भी कैसे करेंगे, देखो भाई, कैश बुक में बैलेंस के हिसाब से आपको बता देता हूं, ठीक है। कैश बुक एंड पासबुक। अब आप सोचना दिमाग में, शांति से सोचना। देखो एक सेकंड, पॉज कर देना वीडियो, पॉज कर देना, दिमाग में सोचना कि सर अब क्या लिखेंगे। अगर ये लिखेंगे तो अपने हिसाब से सही है। ओके, ओके चलो पॉज करके अब थोड़ा नोटिस करना अपने आप, क्या सोचना पे मजबूर हुए, तो सोचने पे मजबूर होना भी जरूरी है, क्योंकि अब लॉजिकल चैप्टर चालू है। लॉजिकल चैप्टर में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो अब देखो, बैलेंस के हिसाब से सोचना है और कैशबुक के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से सोचना है, सिंपल। अब 50,000 रुपए मिले ना, डिपॉजिट किया मतलब किसी ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, तो पैसे आए ना, पैसे आए तो पासबुक में बैलेंस इंक्रीज होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा। अब पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैशबुक में डैश, पासबुक में 50,000 रुपए आ गए, 50,000 रुपए लिख दिए, ठीक है। अब मुझे इक्वल करना है, मैं पासबुक में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कैशबुक में हूं। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है, कैशबुक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर लिख देने का भाई, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो प्लस माइनस करना है वो मुझे कैशबुक में ही करना है, तो 50,000 और 50,000 डन है। फिर यहाँ पे कैशबुक, बीओडी, ये कैशबुक है, ये पासबुक है। बीओडी के हिसाब से सोचते हैं, अगर बीओडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पैसे आते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है, इट इज दैट सिंपल। कहीं से भी स्टार्ट किया हो कोई फर्क नहीं, लेकिन इंपैक्ट तो सेम ही होगा ना, बीओडी डिक्रीज होता है, सिंपल। पैसे आए तो पासबुक में हिसाब से बीओडी डिक्रीज होगा। कहीं से भी पैसे मिलते हैं तो बीओडी तो डिक्रीज ही होगा। कैश बुक में नो रिकॉर्ड, कैश बुक में पता ही नहीं है हमें, मुझे इक्वल करना है, तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, और यहाँ पे भी सेम, है कि नहीं? दैट सिंपल। पासबुक वाला आप, पासबुक बैलेंस के हिसाब से बता देता हूँ, बीओडी के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल एज दैट। देखो कैश पासबुक है तो पासबुक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और कैश बुक यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो 50,000 रुपए पासबुक में, बैलेंस के हिसाब से सोचना है, बैलेंस के हिसाब से सोचना है, बैलेंस के हिसाब से। पैसे आएंगे तो बैलेंस बढ़ेगा, हाँ जी बढ़ेगा, तो 50,000 रुपये यहाँ पे लिख दो, बैलेंस बढ़ेगा। कैश बुक बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो, कुछ नहीं होगा, एंट्री नहीं की है। मुझे इक्वल करना है, कैश बुक में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो इंक्रीज या डिक्रीज पासबुक में ही करूंगा। तो डैश यहाँ पे 50,000 माइनस, ओके।
डन है? ओके, चलो भाई, बहुत इजी है, आई एम टेलिंग यू। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे बोलना, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको डाउट हो। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि सर ये चीजें समझ नहीं आ रही, तो हमें और वीडियो बना के समझाओ। पर बताओगे तो समझ आएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला बिल्स फॉर कलेक्शन। कई बार होता है बिल्स फॉर कलेक्शन इन दैट सिनेरियो। कई बार क्या होता है कि आप ये बिल्स रिसीवेबल में समझा दूंगा आपको, पर अभी भी बता सकता हूँ। बिल्स फॉर कलेक्शन मतलब क्या होता है कि कई बार आपने बिल्स ड्रॉ करते हो। आप एज अ क्रेडिटर क्या करते हो, बिल ड्रॉ करते हो अपने डेटर के ऊपर। तो आपके पास बिल होता है, मतलब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मुझे पैसे लेने हैं, वो आपने लिखा होता है एक चिट में, उसको बोलते हैं बिल्स। अब वो आप याद रखोगे, यार मेरे पास, मैं 3 महीने के बाद इसको फोन करूंगा और उसको बोलूंगा तू मेरे पैसे दे दे। तो ये सारी चीज, बहुत सारे बिल्स होते हैं, एक बड़ा बिजनेस होता है ना, बहुत सारे बिल्स होते हैं, तो ये सब याद रखना नहीं नहीं। इससे अच्छा बैंक को दे देते हैं। बैंक को बोलते हैं कि तू भाई, तेरा एक काम है, ये 3 महीने के बाद ये जो बंदा है ना, उसके पास से पैसे लेके मुझे दे देना। ये 3 महीने के बाद पैसे लेके मुझे दे देना। इट इज दैट सिंपल। तो ये 3 महीने के बाद मुझे पैसे लेके आप दे दोगे, ये आपका काम है। मतलब आप बैंक को बोल दिया आपने कि देख लो भाई, ये पैसे ले लो, ये बिल ले लो, 3 महीने के बाद उसको फोन करना और पैसे कलेक्ट कर लेना मेरे नाम पे और मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना। हो गया ये चीज, ओके। तो अब बैंक क्या करेगी, आप सोचना। बैंक क्या करेगी, अपने हिसाब से 3 महीने के बाद वो डेटर को फोन करेगी और डेटर के पास से पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाल देगी। अब आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। मिसमैच हो गया, मिसमैच। बस वो मिसमैच हमें बैलेंस करना है, जैसे सोचना है वैसे ही सोचना है। पैसे आ गए ना, पैसे आ गए, हाँ सर पैसे आ गए। बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा। तो जहां पे एंट्री हो गई है, पासबुक में एंट्री हो गई है, तो पासबुक में इंक्रीज कर देंगे, कैश बुक में डैश लिख देंगे। फिर जहां से स्टार्ट किया होगा उसको बैलेंस कर देंगे, सिंपल एज सेट। एंड फोर्थ वाला है एरर्स इन कैश बुक। कैश बुक में कुछ आप एरर कर सकते हो ना। आपने एरर कहाँ पे की, कैश बुक में एरर की। अगर कैश बुक में, कई बार होता है, देखो इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। कई बार होता है कि आप कैश बुक में, कोई बार आपने पेमेंट रिसीव किया, नॉर्मली बता देता हूँ एरर कैसी हो सकती है। सपोज आपने पेमेंट रिसीव किया, ठीक है, एरर इन कैश बुक में एरर किया, और उन्होंने ये भी बता दिया डायरेक्टली कि ये एरर कैश बुक में हुई है, आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में एरर हुआ। तो अब सपोज आप ऐसा समझ लो कि आपने, ये एरर बता रहा हूं, एरर बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। पेमेंट मेड फ्रॉम बैंक रुपीज ऑफ रुपीज 50,000 बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ये तो नॉर्मल हो जाएगा सर, ये तो हमें पता है। पर बट ऐसा लिख दूं मैं, बट एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, डबल अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ। सोचते हैं सर, सोचते हैं, ठीक है कोई नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट अपना कैश बुक है, बैलेंस के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट है, कैश बुक लिख दो, पासबुक लिख दो। ठीक है, क्या करना था, बैंक में से पेमेंट हो गया, हाँ जी सर बैंक में से पेमेंट हो गया, 50,000 रुपए का बैलेंस कम हो गया। कहाँ पे, पासबुक में। पासबुक में माइनस कर दो 50,000 रुपए। कैश बुक में हुआ क्या, कैश बुक में हुआ क्या, नहीं हुआ, कैश बुक में कोई होने की जरूरत नहीं है। तो कैश बुक में ये 50,000 हुआ, लेकिन डबल अमाउंट से हुआ। डबल अमाउंट से मतलब 1 लाख रुपए से, तो 1 लाख रुपए से हुआ। तो कैश बुक में आपने पेमेंट किया लेकिन 1 लाख रुपए से माइनस कर दिया। तो कैश बुक में 1 लाख रुपए से गलती हो गई, 1 लाख रुपए डका दिए। तब मुझे इक्वल करना है, तो मैं पासबुक का तो 50 का 50 ही लिखूंगा, यहाँ पे भी 50 ही लिखूंगा, और यहाँ पे 50,000 रुपए ऐड कर दूंगा। ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 50,000 हो जाएंगे ना। ये चीज है, इसको बोलते हैं एरर्स इन कैश बुक। मतलब आपने कुछ, कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट रिसीव करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने पेमेंट रिसीव टाइस ट्वाइस लिख दिया, तो डबल लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे मैंने लिखी। ठीक है, उन्होंने जो गलती बोली वो मैंने लिख दिया भाई, कि कैश बुक में क्या लिखा है, पासबुक में क्या लिखा है, दोनों को इक्वल करना है। अपने को इक्वल करने में ये पता होना चाहिए कि राइट साइड वाली चीज जो है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करूंगा वो लेफ्ट साइड वाली चीज के ऊपर करूंगा। दैट्स दिस इज इट।
ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन था बीआरएस का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो मुझे एक बार और एक प्रैक्टिकली चीज बता देता हूं जो था, वो वापस एक बारी छोड़ रहा हूँ रिवाइज करवा के कि आपको ऐसा ना लगे। देखो, 31 मार्च 2017 को सपोज आप बीआरएस बनाने के लिए बैठे, ठीक है, 31 मार्च 2017 को आप बीआरएस बनाने के लिए बैठे। अगर उस डेट से पहले, अगर उस डेट या उससे पहले कैश बुक एंड पासबुक दोनों में एंट्री हो गई है, दोनों में एंट्री हो गई है, तो नो नीड टू रिकंसाइल, रिकंसिलिएशन में उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर उस दिन से पहले दोनों में एंट्री नहीं हुई है, दोनों में एंट्री नहीं हुई है, तो भी मिसमैच नहीं होगी। लेकिन एक एंट्री कैश बुक में हो गई है उससे पहले या उस दिन पे, और पासबुक में उसके बाद हुई है, तो मिसमैच होगा, तो मिसमैच होगा। अगर पासबुक में इससे पहला या इस दिन हो गई है और कैश बुक में इसके बाद हुई है, तो मिसमैच होगा, तो मिसमैच होगा, होगा, होगा 110%। डन है? आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे जरूर बोलना, जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर ये चीज में डाउट है, तो आप मुझे बताइए। मेरा नंबर भी मैंने दिया हुआ है, मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप पे भी मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, ऐप पे भी आप बात कर सकते हो मुझसे। तो वहां पे भी आपका जो जितना हो सकेगा, मैं जितने डाउट ले सकूंगा, जितने डाउट मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगा, उतना सही रहेगा, ठीक है। 100% मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट भी सॉल्व करूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना।